डॉक्टर अयूब मेहर हमें ज्वाइन है मईशत के हवाले से अहम शख्सियत है, समझते हैं मईशत को, उनका तज्जिया हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और रमीज़ अहमद खान सीनियर साफ़ी हमारे साथ और तज्जियाकार जो कि इकॉनमी को देखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं ही। तो आपकी इजाज़त से रमीज़, मैं डॉक्टर साहब से पहले राय ले लेता हूँ कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम एक ही चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और शायद हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से हो रहा है। मैं अगर ओवरऑल आपसे इसके ऊपर एनालिसिस चाहूँ कि ये तूफान कहाँ पे जाके रुकेगा, क्योंकि हम एक जानब ये फैसले तो किए जा रहे हैं IMF को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम अवाम पे बोझ बढ़ाई जाएं, लेकिन साथ कोई काउंटर या पैरेलल स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जिससे कम से कम हम निचले तबके को थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, चाहे उनकी कीमतें, उनकी जो वेजेस हैं वो बढ़ा दें, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दें, या फिर जो पब्लिक सेफ्टी नेट है उसके अंदर हम कुछ ऐसा डाल दें। ये हम नहीं कर रहे, बिल्कुल अवाम को ऐसे छोड़ा हुआ है हमने आज़ादी के साथ। ऐसा लग रहा है कि अवाम की कोई किसी को परवाह नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। आप क्या कहेंगे? इमरान साहब, देखिए, जो निचले तबके को सपोर्ट की बात की है उसमें तो बहुत ही वर्स्ट पोजीशन पाकिस्तान की ऑलरेडी है। अगर मैं फैक्ट एंड फिगर्स के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान में जो आप वेजेस की बात की है आपने बढ़ाने की, उस पर देखें, सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का अपना सेक्टर है, हमारे जो टोटल बजट है उसका लेस देन 4% जो है वो सैलरीज और पेंशन वगैरह पे खर्च होता है, लेस देन 4%। अच्छा। और वर्ल्ड में ये लोएस्ट एवरेजेस में आता है। दूसरा ये कि जो हम सब्सिडीज देते हैं, सब्सिडीज हमारी साइज जो है लेस देन 11% है। ठीक है। दूसरी कंट्रीज में ये 60% ऑफ टोटल बजट तक जाता है। इवन नेबर कंट्रीज जो है, साउथ एशियन कंट्रीज जो है, वहां ये 25% तक जाता है निचले तबके को सपोर्ट करने के लिए। हमारे यहाँ ये आज का मसला नहीं है, ये मसला तो 30 साल का है। मसला ये है, एक मैं कमेंट्स मीडिया पे सुन रहा होता हूँ कि सियासत की वजह से, सियासी हालात की वजह से इकॉनमी खराब है। मैं इसको इनवर्स सोचता हूँ। बेसिकली इकॉनमी की पोजीशन खराब होने की वजह से सियासी हालात हमारे खराब हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं, पब्लिक जो है, वो देखती हैं कि एक पार्टी अगर उनके लिए कोई रेमेडियल मेजर नहीं कर पाई, वो दूसरे को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो टॉक हो रही हैं, जो डिस्कशंस हो रही हैं, उसमें हम कहते हैं कि हम इकॉनमी को फोकस कर रहे हैं, इकॉनमी पे बात कर रहे हैं। मैं देख रहा होता हूँ अक्सर 90% केसेस में जो तज्जिए आ रहे होते हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है कि उस पार्टी ने ये गलत किया था। दूसरी पार्टी से लगता है इंतजार में होती है कि कोई ऐसा स्टेप ले लिया जाए, गवर्नमेंट ले ले, कि जिसकी वजह से अवाम पर और बिजनेस कम्युनिटी पर, इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट पर बुरा असर पड़े और दूसरी पार्टीज को मौका मिले। लेकिन डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, इकोनॉमी तो पॉलिसी मेकर्स ही चलाते हैं ना, पॉलिसी मेकर्स चलाते हैं। पॉलिसी मेकर्स यही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सियासतदान होते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो मुबर्रा है इस चीज से कि इकोनॉमी उनको गलत ड्राइव कर रही है। वो इकोनॉमी को गलत ड्राइव करते हैं, उसका इम्पैक्ट पे पॉलिटिक्स तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी तो मैं समझता हूँ जो पॉलिसी बननी चाहिए या जो पॉलिसी मेकर्स होने चाहिए वो एक बहुत बड़ा फुकदान है। पार्टीज आती हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन ले लेती हैं। और अभी जो क्राइसिस आया है, देखिए, ये आज का क्राइसिस नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम में भी बारहा एक चीज डिस्कस होती थी कि अगर हमें क्राइसिस से निकलना है तो दो चीजों पे फोकस करना होगा। हमें इनफ्लो चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज का, सारे प्रॉब्लम वहां से शुरू हो रहे हैं। और उसके दूसरी कंट्रीज क्या करती है, अगर एक चीज होती है, आप अपनी एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आने शुरू हो। उस फ्रंट पे काम हो ही नहीं रहा, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना प्लानिंग कमीशन, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कोई एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, 2, 3, 4 गवर्नमेंट आप गुज़िश्ता देखें, इस फ्रंट पे काम किया ही नहीं गया। ठीक है। दूसरा, FDI आनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। जो गुज़िश्ता अभी PTI की जो गवर्नमेंट थी, उससे लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि अगर उनके अब्रॉड जो पाकिस्तानीज हैं, एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी, शायद वो उनसे पैसा पाकिस्तान में ले आए और इन्वेस्ट करें। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो सका, 4 साल गुजर गए। तो जब तक ये दो एवेन्यूज आपके जो हैं, FDI का और एक्सपोर्ट का, और अनफॉर्चुनेटली सब जैसा कि आपने कहा, अभी इन दोनों एवेन्यूज पे काम नहीं हो रहा। IMF के पास बार-बार जाना पड़ेगा, रुपए पे प्रेशर आएगा, आपकी ग्रोथ रेट भी कम होगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली फिर पॉवर्टी का जो लेवल है, वो एक साइकिल है, वो चलता रहेगा, विशियस सर्कल है। रमीज, योर टेक ऑन इट। देखिए, टेक्निकल जितनी गुफ्तगू वो तो उन्होंने कर दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई विल टेक द लेवरेज ऑफ द फैक्ट कि मैं एक आम आदमी को शायद आज कोशिश करूंगा रिप्रेजेंट करने की, और एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से उसका सवाल ये है कि इस बार तो हम IMF में चले गए हैं, अगली बार कितना और हमें ब्रीदिंग रूम मिल जाएगा, साल 2 साल, फिर IMF के पास जाएंगे, फिर चीजें बढ़ाएंगे। तो हमारे पास क्या इतना एक आम गरीब पाकिस्तानी के पास, इवन एक मिडिल क्लास के बाद इतना एल्बो रूम है? उसका जवाब है, उसका एल्बो रूम था आज से 4-5 साल पहले, उसका ब्रीदिंग रूम था, लेकिन अब वो ब्रीदिंग रूम नहीं है। अब वो जो 10 से 15% सेव किया करता था, वो सारा का सारा खर्च रहा है।
इसके बाद जब चीजें महंगी होंगी तो वो उधार पे काम चला रहा होगा, वो क्रेडिट पे काम चला रहा होगा। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के एक आम बंदे के घर की इकोनॉमी क्रेडिट पे नहीं चलती है। सवाल अब अगला ये है कि क्या हमने अपने मुल्क की डायरेक्शन ठीक की है? देखिए जी, इकोनॉमिक डायरेक्शन ठीक करने के लिए तो बहुत अच्छा है कि आपने इन्फ्लोज अच्छे करें, रेमिटेंसेस अच्छे करें, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करें, लेकिन क्या आपके मुल्क के अंदर करप्शन रूट आउट हो गई है जिसने इस इन्वेस्टमेंट को इस मुल्क से बाहर भेजा? क्या इस मुल्क के अंदर वो पॉलिसी खत्म हो गई है जिस पॉलिसी मेकर्स ने इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट को सोसाइटियां बनाने की तरफ भेज दिया? आपके मुल्क का हाल तो यह है कि आपके मुल्क में एक इंडस्ट्रियलिस्ट इतना पैसा इतनी तेजी से नहीं कमाता जितनी तेजी से एक प्रॉपर्टी डेवलपर पैसा कमा लेता है। तो इस मुल्क में कौन क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? एक दूसरी बात यह है कि जब आपके एक मुल्क में एक बंदा अपना $1000 भेजता है और एक साल के बाद उसका $1000 $700 रह जाता है कन्वर्जन की बात के अंदर, तो वो क्यों आपके मुल्क में पैसे भेजेगा? तो ये करेक्टिव मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। इसके अंदर आपके जो मुल्क के अंदर बुनियादी तौर पर जो करप्शन है जिसने इस मुल्क के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लोगों को मजबूर कर दिया सोचने के लिए क्या उनको इस मुल्क में रहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स को कहीं और हेज करना चाहिए, हमें उसको रूट आउट करना पड़ेगा। हमें ये जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे लोग जो अय्याशी कर रहे हैं उसको खत्म कराना पड़ेगा। ये जो हमारी सरकार है ये जॉब प्रोवाइडर नहीं है, इसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, इसने गवर्नमेंट करनी है, इसे गवर्नेंस करनी है। इसका काम ये नहीं है कि लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करे और वो ये नौकरियां प्रोवाइड करने के चक्कर में हमारी रेलवे का हाल देख लें, हमारी वो आप स्टील मिल का हाल देख लें, हमारी पीआईए का हाल देख लें, सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बर्बाद कर दी हैं। और उसी एतवार के फाइनेंस मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स जिन्होंने ये बर्बाद की हैं उनके अपने फाइनेंशियल मामलात में कोई कमी नहीं आई है। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रमीज, और बिल्कुल इन फैक्ट से डिसएग्री नहीं किया जा सकता जो आप कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने रमीज की बात भी सुनी और फैक्चुअली हमें यकीनी तौर पे हम अग्री किए बगैर रह नहीं सकते हैं इससे, जो हकायक हैं हमारी खामियां हैं। मैं अगर सॉल्यूशंस की तरफ आऊं एक बार फिर, तो क्या हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है इस वक्त? मैं हमेशा एक बात कर रहा हूं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी आप कुछ ना कुछ उस तबके के लिए करें जो कि परेशान है। तो आप बताइए क्या ऑप्शंस क्या है हुकूमत के पास इस सारी सूरत हाल के बाद आम आदमी को रिलीफ के लिए? इमरान साहब देखिए, 1991 तक नेबर कंट्री है हमारी इंडिया, उसके हालात हमसे ज्यादा बुरे थे, हमसे ज्यादा बुरी पोजीशन में वो ट्रैप हो गए थे डेट में 1991 तक। उन्होंने जो सोल्यूशन किया था वही सोल्यूशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने इंडिया में एक्सपेट्रिएट इंडियंस जो थे उनको अट्रैक्ट किया और 91 के बाद जो इंडिया में चेंजेस आई हैं, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ा है, उसमें कोई अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया ने उनको एड नहीं दी थी, वो फाइनेंशियल फ्लो नहीं हुए थे। पूरी दुनिया में जहां जहां एक्सपेट्रिएट इंडियन थे, पार्टिकुलरली आप हैरान होंगे कि 60% इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आई थी वो मॉरिशस और सिंगापुर से आई थी। अच्छा, वो कौन थे मॉरिशस और सिंगापुर वाले? वो इंडियंस ही थे, वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाए थे, कॉन्फिडेंस उनमें क्रिएट किया गया था ना, एक ट्रस्ट का लेवल डेवलप किया गया था। यहाँ ट्रस्ट के लेवल पे अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो आपके वेल वर्दी पर्सन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो फ्यूडर्स हैं, सबको पता है ये बात कि उनके जो सेविंग्स होती हैं वो अब्रॉड ट्रांसफर कर देते हैं, अब्रॉड वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी दुबई जैसे मुल्क में, यूएई में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं। और डॉक्टर सॉल्यूशंस की तरफ जरा मैं चाहता हूं, आप लास्ट मिनट है मेरे पास, सबका है जी, वो भी अनफॉर्चुनेटली ये सोच रहा होता है जिसको जब अपॉर्चुनिटी मिले वो इमिग्रेशन ले ले किसी मुल्क की और यहाँ से चला जाए। ठीक है, अगर आपके हाई क्लास भी, मिडिल क्लास भी, लोअर इनकम क्लास तो जा भी नहीं सकता कहीं। ठीक है, जब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो इस मुल्क से बाहर पैसे भेजने का या उस मुल्क से बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं, तो फिर इस मुल्क की पॉलिसीज या इस मुल्क में बेहतरी लाने का तो कोई नहीं सोच रहा ना। अगर वो ये बाहर जाने का ना सोच रहे हो, बाहर अपने फंड ट्रांसफर ना कर रहे हो, कॉन्फिडेंस का लेवल डेवलप हो जाए, तब हम सोचेंगे यहाँ के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, यहाँ के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए, यहाँ बेहतरी आनी चाहिए। जब आप यहाँ ये डिसाइड कर ले, मेजोरिटी, सिग्निफिकेंट मेजोरिटी ये डिसाइड कर ले कि इस मुल्क में नहीं रहना, हर शख्स फरार चाहता है सूरत आपकी हमदर्दियां नहीं, फिर आप इसकी पॉलिसीज के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेट इसका एस्पेक्ट है। और इसमें अब सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, देखिए इसमें हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री, सबको मिलकर के इस पर फोकस कर रहा है। 30 सेकंड्स रमीज, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से 30 सेकंड्स, आपके पास कुछ मेजर्स जो हुकूमत ले सकती है, ऑप्शंस इफ वी हैव सम फॉर द आम आदमी? देखिए, टारगेट सब्सिडीज हम फिर देंगे, उस टारगेट सब्सिडीज का जो दोबारा इंपैक्ट है, दोबारा इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट होगा और दोबारा इकोनॉमिक बर्डन को रूट आउट करने के लिए हम दोबारा फिर मल्टीलैटरल लेंडर्स के पास भाग रहे होंगे।
तो अब मेरा ख्याल मामला यह है कि अब हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारी सॉवरेनिटी एट स्टेक आ गई है। एक मुल्क जो अपने मुल्क के अंदर बैठे लेजिस्लेटर्स को इंस्ट्रक्शंस देता हो कि आपने ये लेजिस्लेशन करना है क्योंकि फलां लेंडर आपसे ये मांग रहा है और फलां अथॉरिटी या फलां आपसे मुल्क ये मांग रहा है, तो फिर आप ये समझें कि आपकी जो इंडिपेंडेंस एट स्टेक आ गई और आपकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लानी है, जिसके लिए आपको मुल्क के अंदर करप्शन दूर करनी है और दोनों अपना जुडिशियल सिस्टम ठीक करना है। रमीज, टाइम इज ओवर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अयूब मेहर, रमीज अहमद खान, दोनों हमारे तज्जियाकार, आपका बहुत शुक्रिया।